बच्चों, कल जो मैंने आपको वायो सावर्ट के नियम का समझाया था, आज हम उस नियम पर आधारित कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। जैसे ये एक डेरिवेशन है, ये सिद्ध करना है कि परिमित लंबाई, परिमित का मतलब है एक निश्चित लंबाई, अनंत लंबाई नहीं, एक निश्चित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक। ऋजुरेखीय का मतलब सीधा, जैसे एक निश्चित लंबाई का, जैसे मान लिया हमने ये हमारा तार, ये निश्चित लंबाई का तार है, इसकी लंबाई अनंत नहीं है, निश्चित लंबाई का तार है। इस तार को हमने नाम दे दिया AB। और ऋजुरेखीय का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट तार, सीधा धारावाही चालक, इसमें धारा बह रही है, जैसे मान लो इसमें I धारा बह रही है। इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और जिसका सूत्र होता है बच्चों, आप ये सूत्र याद करोगे, B बराबर μ0/4π, जिसमें μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, I तार में बहने वाली धारा। और बच्चों जो A वर्ड है यहाँ, ये बता दे रहा हूँ, ये A जो है यहाँ तार से उस बिंदु की लंब दूरी है जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं। तो जब ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र, जब न्यूमेरिकल आएंगे इस डेरिवेशन का आधारित, तो ध्यान रखना है तार से हम लंब दूरी को A बोलेंगे। तो जैसे मान लो हमने ये ऋजुरेखीय तार लिया, इसमें I धारा बह रही है, और मान लो हम यहाँ ये है बिंदु P, यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं। तो तार से ये बिंदु P की जो ये लंब दूरी है, ये 90 डिग्री कोण हो गया। तो इस लंब दूरी को हम R नहीं करेंगे, तार से जहाँ बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, उस लंब दूरी को A बोलेंगे। ठीक है, sin φ1 प्लस sin φ2, तो पूरा सूत्र है μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। जहाँ बच्चों जो φ1 और φ2 है, ये कोण है। कौन से कोण है? φ1 आपका इस बिंदु द्वारा, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु का तार से के ऊपरी सिरों को मिलाने, इस बिंदु से अगर हम तार के ऊपरी सिरे को मिला दें, तो ऊपरी सिरा जो है इस लंब दूरी के साथ φ1 कोण बना रहा है, और तार का जो निचला सिरा है इस बिंदु P के साथ ये φ2 कोण बना रहा है। तो इस पूरे सूत्र में बच्चों, हमें इस सूत्र को का जब हम सवालों में यूज करेंगे, और किसी निश्चित लंबाई के तार के कारण जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने को आएगी, तो हमें इन चीज़ों को पहले उसमें सवाल में निकालना पड़ेगा। जहाँ A हम कैसे बोलेंगे? तार से उस बिंदु की लंब दूरी, जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, उस लंब दूरी को A बोलेंगे। और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, उससे तार के ऊपरी सिरे को मिलाने पर जो कोण बनेगा वो φ1, और निचले सिरे को जो मिलाने पर कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे φ2। ठीक है, तो इसका हमें अभी निगमन करना है। तो अगर ये सिचुएशन है, जैसे AB एक तार है जिसमें I धारा बह रही है, तार से बिंदु P जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहाँ तक की लंब दूरी A है, बिंदु P से तार का ऊपरी सिरा φ1 कोण बना रहा है, बिंदु P से तार का निचला सिरा φ2 कोण बना रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करके लाना है इसको। तो बच्चों है क्या कि हम यहाँ पर इसको वायो सावर्ट के नियम से निकालेंगे। कैसे करके? कि पहले हम तार पर एक अल्पांश काट रहे हैं। देखो, जैसे मान लिया हमने तार पर, ये हमारा एक अल्पांश है, तार पर एक हमने अल्प लंबाई का टुकड़ा काटा, और अल्पांश की लंबाई को हमने माना DL। बच्चों, अल्पांश की लंबाई हम DL से मानते हैं, तो DL मानी, और अल्पांश को नाम दे दिया जैसे हमने CD। ठीक है, अल्पांश से जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, ध्यान दें वायो सावर्ट के नियम का फॉर्मूला जो है कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π × I dl sin θ/r²। ये फॉर्मूला वायो सावर्ट के नियम से है, और इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं हम वही चीज़ इस सूत्र में मानेंगे। जैसे μ0 तो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, तो कांस्टेंट है। I तार में बहने वाली धारा, तो तार में बहने वाली धारा I ही है।
डीएल अल्पांश की लंबाई कहते हैं। तो ये हमने अल्पांश जो सी डी काटा है इसकी लंबाई हमने इसीलिए डीएल मानी है, क्योंकि बायो सावर्ट के नेम में डीएल मानते हैं। आर जो होती है इस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी को कहते हैं जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो अल्पांश से मान लो, अल्पांश से हमने बिंदु पी को मिलाया, ये तो ये वाली दूरी जो डी की दूरी है बच्चों, ये आर हुई, ये डी की दूरी आर हुई बायो सावर्ट में। और जो थीटा होता है वो अल्पांश से जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो उसको मिलाने वाली रेखा, जैसे अल्पांश से हमने ये बिंदु पी को मिलाया, तो अल्पांश जो ये आर दूरी के साथ जो कोण बनाएगा ये हुआ बच्चों कोण थीटा। तो कौन सा कोण, तो नाम दे सकते हो कोण पी सी डी बराबर थीटा। बच्चों थोड़ा डेरिवेशन टफ है, इसमें हम समाकलन का प्रयोग होता है और अभी मैथ वाले बच्चों ने भी समाकलन नहीं पढ़ा है, इसलिए ध्यान से अभी समझेंगे कि मैं समाकलन कैसे कर रहा हूँ। मैं उसको सूत्र बताऊँगा आपको समाकलन के। मैथ वाले बच्चे जब समाकलन पढ़ लेंगे तो उनको भी बढ़िया करके समझ में आ जाएगा। बायो वाले बच्चे ध्यान समझें, जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आपको स्कूल में ये वाला डेरिवेशन एक बार फिर से समझाऊँगा, क्योंकि बहुत टिपिकल डेरिवेशन है और बच्चों ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको तैयार जरूर करना है। तो थीटा ये कोण हो गया, ये वाला ये एंगल थीटा हमारा। अब अल्पांश जो है बच्चे छोटा सा अल्पांश है, तो ये मान ले रहे हैं यहाँ पर जो बिंदु पी पर ये सूक्ष्म कोण बनाएगा, जैसे हमने ऊपर कोण φ1 नीचे φ2 माना है, तो इस सूक्ष्म कोण को मान ले रहे हैं डी फाई, ये वाला सूक्ष्म कोण डी फाई। इस कोण को डी फाई, ठीक है। अब देखो हमने अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र लिखा। अब बच्चों जब हम अल्पांश केवल सीडी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो गया बायो सावर्ट के नियम से, लेकिन अगर हमें पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हमें इसी का v बराबर इस dv का हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो v बराबर समाकलन dv का मान μ0/4 पाई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर ये हो जाएगा। इसमें बच्चों जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं आपको समाकलन और अवकलन में मैंने आपको पहले समझाया भी था एक बार कि जो कांस्टेंट चार राशियों के साथ गुणा में होते हैं, अगर कांस्टेंट बिल्कुल अकेला होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है, लेकिन समाकलन कभी गुणा में होता है तो उसको ज्यों का त्यों रेखा रहने देते हैं। जैसे देखो यहाँ μ0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो इनका समाकलन नहीं होगा, तो μ0/4 पाई को बाहर कर सकते हो। I तार में बहने वाली धारा में बदलाव नहीं होगा, तो I को समाकलन के बाहर निकाल सकते हो। तो समाकलन के अंदर रहेगा dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चा, ये कैसे चर राशियाँ हैं dl, जैसे हमने सी डी इतनी लंबाई को अल्पांश dl बोला, तो देखो इसकी लंबाई इस हिसाब से बदल सकती है। चर राशि क्यों है, देखो कि dl की लंबाई हम अपनी इच्छा अनुसार अभी के लिए तो इतना भी dl मान सकते थे, इतना भी मान सकते थे dl, तो dl लंबाई को हम अभी इसमें बड़ा घटा सकते हैं। तो dl लंबाई को बड़ा घटा सकने के कारण ये चर राशि, इसलिए ये समाकलन के अंदर है। इसमें बच्चों देखो थीटा जो है, ये जो कोण है, अगर हम यही थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो और dl जो ये था सी डी, अगर मैं इतना बड़ा मान लेता अल्पांश यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ऐसे करके मिलाता और ये कोण थीटा हो जाता। अगर अल्पांश ऐसे करके बड़ा बना लेता तो क्या होता, इस कोण में और इस कोण में फर्क हो जाता। तो अगर मैं dl की लंबाई बदलूंगा तो थीटा बदलेगा, इसका मतलब dl चर राशि है, तो थीटा में भी आप dl की लंबाई बड़ा घटा करके dl की लंबाई में अगर परिवर्तन करोगे तो इसका मतलब थीटा में भी परिवर्तन होगा। तो थीटा भी तुम्हारी चर राशि है, इसलिए थीटा को भी मैंने समाकलन के अंदर रखा। अब इसी ढंग से देखो r जो है सी डी से बिंदु P तक की दूरी, जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी r है। अगर अल्पांश मैं यहाँ मान लेता और यहाँ से ऐसे करके इसको मिलाता
तो देखो ये दूरी और ये दूरी अलग अलग होती है, ये दूरी आर है तो ये दूरी कुछ और होती है। तो अल्पांश चूंकि अगर अलग जगह मान लोगे, अगर अल्पांश अलग जगह मानोगे तो उस बिंदु से जहाँ पर भी अल्पांश मानोगे, ये अल्पांश अभी यहाँ है तो यहाँ से दूरी है आर अलग होगी, और अल्पांश मैंने यहाँ मान लिया तो यहाँ से बिंदु पी की दूरी ये कुछ और हो जाएगी। तो इसका मतलब दूरी आर में भी, अल्पांश अगर अलग जगह मानोगे तो दूरी आर में भी बदलाव होगा। तो बच्चों हमारी ये तीनों चर राशियाँ हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चों इसमें तीन तीन चर राशियाँ आ रही हैं, डीएल चर राशि, थीटा चर राशि, आर चर राशि, तो ये तो समझ में आ गया ये चर राशि क्यों है। क्यों है? क्योंकि डीएल अल्पांश की लंबाई है, ये हम छोटी बड़ी मान सकते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है, तो ये परिवर्तन हो सकता है तो ये चर राशि हुई। थीटा अगर डीएल बड़ा मानोगे इतना तो यहाँ से कोण जो है वो बदल सकता है, तो थीटा चर राशि। आर दूरी, अल्पांश अगर तुमने ऊपर की जगह यहाँ मान लिया तो हो सकता है यहाँ से दूरी कुछ और हो, तो आर में भी लगातार बदलाव हो सकता है, इसीलिए ये तीनों चर राशि हैं। अब बच्चों समाकलन और अवकलन करने से पहले ये देख लेना चाहिए सवाल में कि समाकलन करने से पूर्व या अवकलन करने से पूर्व जिस चीज का हम समाकलन कर रहे हैं वो पद, जैसे हमें यहाँ पर इस चीज का समाकलन करना है डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर का, तो जिस चीज का हम समाकलन कर रहे हैं उसमें केवल एक चर राशि होनी चाहिए। बच्चों कक्षा 12 में जो हम समाकलन और अवकलन पढ़ते हैं वो केवल एक चर राशि के सापेक्ष समाकलन या अवकलन करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। इसमें आपकी तीन चर राशियाँ हैं, इसका मतलब ये है कि यह सवाल अभी समाकलन करने के लिए तैयार नहीं है जब तक इसमें कोई एक चर राशि नहीं हो जाएगी, जब तक ये फॉर्मूला पूरा किसी एक चर के पदों में नहीं बदल जाएगा तब तक हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा देखो मिटा रहा हूँ और इसको किसी एक चर के पदों में हम कैसे बदलेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। देखो बच्चों बायो-सैवर्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ तक लिख लिया था, इसको हम समीकरण 1 कह के छोड़ देंगे अभी, और इसको इसमें जो तीन चर राशियाँ थी इसको हमें फॉर्मूले को पहले समाकलन करने से पहले किसी एक चर के पदों में बदलना है। तो उसके लिए हम इसमें ही ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगाएंगे। जैसे आप हमने लिया त्रिभुज ये सी, ऐसा करते हैं तो थोड़ी रचना करें, हमने डी से ये सी की रेखा पर एक लंब गिराया, ये 90 डिग्री, और इस बिंदु को हम नाम दे दे रहे हैं कुछ अपने पास से, जैसे ये 90 डिग्री कोण पर लंब गिराया ई। ठीक है, अब ये जो छोटा सा चित्र बनाया तो उसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, बड़ा करके सी ई, ऐसे त्रिभुज, ये अल्पांश, डीएल लंबाई डी, और ये यहाँ पर अपना 90 डिग्री कोण बन रहा है और ये कोण है थीटा। तो त्रिभुज ये ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज सी ई डी में देखो 90 डिग्री के सामने ये चीज़ है कर्ण, ठीक है, थीटा के सामने ये कहलाएगा लंब। तो मैंने इस त्रिभुज में ले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया डी और बटे कर्ण हो गया ये सी डी, जिसको कह रहे हैं डी, और तिरछी गुणा करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा डीएल साइन थीटा। इसका मतलब जो डीएल साइन थीटा है इसे हम डी कह सकते हैं। ठीक है, तो डीएल साइन थीटा की जगह हम डी लिख दे रहे हैं। ठीक, एक काम और कर सकते हो इसी में, त्रिभुज ले लो डी ई, ये डी ई टी, ये देखो त्रिभुज क्या है, ऐसा बना हुआ है, मैं अलग से चित्र बना दे रहा हूँ, डी ई और ऐसे करके यहाँ बन रहा है पी, ये कोण डी फाई सूक्ष्म कोण, यहाँ हमने लंब गिराया था, ये 90 डिग्री कोण है, ये दूरी है आर। ठीक है, तो 90 के सामने ये कर्ण और डी फाई के सामने ये हुआ आपका लंब। ठीक, इसमें भी मैंने साइन डी फाई, साइन का कोण लिया वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन डी फाई बराबर लंब हुआ डी और कर्ण हुआ आर,
तो डी बराबर आर साइन डी फाइव, और डी फाइव ध्यान देना सूक्ष्म कोण है बच्चों, और सूक्ष्म कोणों के लिए गणित के हिसाब से याद करें, अगर कोई कोण थीटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं खाली। इसी प्रकार हम साइन डी फाइव, क्योंकि थीटा सूक्ष्म होगा तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम साइन डी फाइव को खाली डी फाइव लिख सकते हैं। तो आपका डी बराबर हो गया आर, और साइन डी फाइव को लिख दो खाली डी फाइव। ठीक, तो आप डी का मान था डीएल साइन थीटा, और ये डी का मान आर डी फाइव, तो अतः आप ये कह सकते हो डीएल साइन थीटा ये और आर डी फाइव ये आपस में बराबर है। अब हम डीएल साइन थीटा बराबर आर डी फाइव जो आया, इसको हम समीकरण 1 में जो हमने बायो सावर्ट के नियम से अवकलन करा था उसमें हम रखेंगे। बच्चों से थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, उसको आप बना लेना सही से ऐसे। अब देखो समीकरण 1 में पहुंच रहा हूँ। समीकरण 1 से b बराबर म्यू 0/4 इंटू आई समाकलन के बाहर था, ऊपर लिखा था डीएल साइन थीटा और अपॉन आर, इसका समाकलन करना था। तो म्यू 0/4 इंटू आई समाकलन डीएल साइन थीटा का मान लगा दो आर डी फाइव और बटे आर स्क्वायर, तो देखो आर से आर की पावर कटी, तो अब सूत्र बचा म्यू 0/4 आई, और समाकलन करने को बचा 1/r इंटू डी फाइव, या डी फाइव बटे आर, बात एक ही है। अब देखें बच्चों कि जो हमें समाकलन करना है इसमें देखो कितनी चर राशियाँ हैं। देखो आर हमारी चर राशि, क्योंकि आर दूरी में बदलाव हो सकता है, आर का मतलब अभी चर है, और डी फाइव भी देखो कांस्टेंट नहीं है, डी फाइव भी चर है। कैसे चर है कि जैसे अभी अल्पांश आपने इतना बड़ा लिया है, तो इतने बड़े अल्पांश का कोण डी फाइव बनना, अगर अल्पांश में इतना बड़ा ले लेता तो वो ऐसे करके डी फाइव बना, तो इसका मतलब अभी डी फाइव भी इसमें चर राशि है। तो अभी हम इसका फाई के सापेक्ष समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बच्चों अभी जो शुरुआत में थी 3 चर राशियाँ, तो अब इसमें बची 2 चर राशियाँ आर और डी फाइव। तो जब तक चर राशि कोई एक नहीं बचेगी तब तक समाकलन नहीं होगा, तो तब तक मैं इसे समीकरण 2 कहकर छोड़ दे रहा हूँ। अब इसमें से आर और डी फाइव में से किसी एक चीज़ को हटाना पड़ेगा, तो इसे हटाने के लिए अब मैं त्रिभुज ले ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज डी, इस बिंदु को कोई नाम दे दे रहा है, जैसे क्यों नाम दे दिया चलो डी क्यू पी में। देखो यहाँ पर ये लंब दूरी थी 90 डिग्री को, इस त्रिभुज को मैं अलग से बना दे रहा हूँ वरना चित्र में बहुत घपला हो जाएगा। ये पी डी क्यू, ये 90 डिग्री कोण, ये दूरी आर, ठीक है, और ये कोण फाइव, इस कोण को फाइव है। तो इस त्रिभुज में देखो क्या होगा, हमको चाहिए आर का मान, तो ये आपका डी क्यू सॉरी क्यू पी, क्यू से पी तक लंब दूरी है, इसे कह रहा हूँ मैं ए। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, फाइव के सामने ये लंब, और ये तीसरी भुजा हो गई आधार। तो अब की बात मुझे आधार मालूम है और कर्ण चाहिए, तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस का, तो कॉस फाइव बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखो cos फाइव बराबर आधार हुआ ए और कर्ण हुआ आर, ठीक है। तो गुणा करके इसमें से आर का मान निकाल लो, तो आर cos फाइव बराबर ए, तो आर बराबर हो जाएगा ए बटे cos फाइव। अब मैं ये आर का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, और आर का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो बच्चों एक चर राशि बचेगी। तो अब आर का मान समीकरण 2 में रखने का, तो देखो क्या होगा, b बराबर म्यू 0/4 इंटू आई ऊपर डी फाइव और बटे आर का मान ए बटे cos फाइव। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, पहले तो ये बटे में cos फाइव से पलट कर ऊपर ले जाओ, तो म्यू 0/4 इंटू आई cos फाइव ऊपर आ गया डी फाइव और बटे ए,
इसमें बच्चों फाई तुम्हारी 84, लेकिन फाई 84 है, लेकिन ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बिंदु P से तार की लंब दूरी ए है, तो मान मतलब बिंदु P यहाँ होता तो ये लंब दूरी जो है वो तो ए ही रहेगी, क्योंकि देखो ये समांतर है। बिंदु P चाहे कहीं ले लो, लेकिन इस लंब दूरी का मान नहीं बदलेगा। तो लंब दूरी का मान ना बदलने के कारण आपकी लंब दूरी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ए को मैं बाहर कर सकता हूँ समाकलन में। अब समाकलन करना है हमको खाली cos फाई डी फाई। और cos x का समाकलन बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। cos x का समाकलन जो होता है, cos x dx का समाकलन, cos x का समाकलन होता है sin x। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले के आधार पर इसका समाकलन करूंगा, लेकिन इसका अगला पार्ट आपको तीसरी वीडियो मिलेगा बच्चों। अब मेरे को cos फाई का समाकलन करना है, जिसमें cos फाई का समाकलन हम कहते हैं sin फाई। लेकिन होता क्या है कि इसमें देखो, जो हम समाकलन कर रहे हैं, समाकलन का मतलब होता है योग, और फाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब कोण जो फाई है उसका योग। अब जब हम कोण फाई का योग करेंगे तो देखो कोण फाई की लिमिट है। ये नहीं कि कोण फाई जो कोण है ऐसे करके बन रहा है, ये वाला कोण फाई, ये ऐसा नहीं है कि अनंत तक ऊपर तक जा रहा है और नीचे जा रहा है। इसकी देखो लिमिट है, ये ऊपर जा रहा है फाई 1 तक और नीचे जा रहा है फाई 2 तक। तो इस कोण की एक लिमिट है कि ये कोण आपका नीचे फाई 2 तक और ऊपर फाई 1 तक। तो बच्चों इसकी कोण की जो लिमिट हुई, लोअर लिमिट हुई फाई 2, नीचे जा रहा है फाई 2 तक, और अपर लिमिट हुई फाई 1 तक, मतलब ऊपर जा रहा है फाई 1 तक। अब इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि अपर लिमिट फाई 1 हो गई और लोअर लिमिट हो गई फाई 2। अब जो बच्चों जो ऊपर के कोण होते हैं वो पॉजिटिव नापे जाते हैं। कभी भी ध्यान दें, आपसे कहा जाए चांदे से 45 डिग्री कोण बनाओ, तो ऐसे करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना के चांदा है तो ऊपर की तरफ रखते हो, और जैसे मान लो 45 ये देगा, तो ये बना आपका 45 कोण। अब यहीं कहा जाए आप -45 का कोण बनाओ, तो बच्चों माइनस के जो कोण होते हैं, ये एक रेखा है, लेकिन चांदा ऊपर की तरफ रख के नहीं, चांदा रखोगे नीचे, तो नीचे की तरफ आपने माना यहाँ 45 का कोण था, ऐसे करके मिलाओगे तो ये जो कोण बनेगा 45, तो वो पॉजिटिव कोण नहीं होगा, वो कहलाएगा -45। तो बच्चों होता क्या है गणित के हिसाब से, जो ऊपर की तरफ हम कोण बनाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, वो कहलाते हैं पॉजिटिव कोण, और नीचे वाले कोण होते हैं नेगेटिव कोण। तो इसमें जो फाई 1 है बच्चों, जो ऊपर वाला कोण बन रहा है फाई 1 अपर लिमिट का, वो तो ऊपर की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ कोण बन रहा है फाई 2, तो ये हमारा नेगेटिव एंगल है। तो इसको हम फाई 2 को चिन्ह सहित लिख रहे हैं -फाई। अब देखो इसका हम समाकलन में कैसे यूज करते हैं बच्चों। अब आपको समाकलन करना है, तो हम जब समाकलन करते हैं तो समाकलन का जो चिन्ह होता है, समाकलन के चिन्ह में अगर हम लिमिट वाला समाकलन कर रहे हैं तो आप नीचे समाकलन का जो चिन्ह बनाते हैं उसमें नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट। तो हमने सही से लिखा लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट फाई 1 ऊपर। ठीक है, अब देखो समाकलन करेंगे तो v बराबर μ0/4 पाई i अपॉन ए, और समाकलन का आंसर cos फाई का समाकलन sin फाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि cos x का समाकलन होता है sin x, तो उसी हिसाब से cos x का समाकलन sin x, तो cos फाई का समाकलन sin फाई। और समाकलन ये हो गया बच्चों आपका। अब समाकलन के बाद जो ये लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट और ऊपर वाली अपर लिमिट, इसे कैसे हल करते हैं, इसकी तरकीब सुनिए। पहले जो समाकलन करने के बाद जो बड़ी ब्रैकेट बनाओगे उसमें नीचे लिखोगे लोअर लिमिट और ऊपर लिखोगे वही अपर लिमिट। ठीक है, ये गणित वाले बच्चे भी ध्यान समझ लें, उन्होंने समाकलन ये अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो यही चीज़ बहुत आसान लगेगी। नीचे लोअर लिमिट और अब ऊपर अपर लिमिट। अब क्या करते हैं कि जो चर राशि होती है लिमिट को हल करने के लिए, लिमिट को हल करने की तरकीब ये होती है कि जो चर राशि है हमारी यहाँ फाई के स्थान पर पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे। लिमिट हल करने का ढंग है पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लगाते हैं लोअर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पहले हम चर राशि फाई की जगह अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो फाई की जगह फाई 1,
तो साइन 5 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन -5, ये लगा दी हमने लोअर, ठीक है। तो μ0/4π इंटू आई अपॉन ए, और देखो साइन 5 और माइनस, और जो माइनस साइन 5 लिखा है साइन -5, देखो इसको हम माइनस साइन 5 लिख सकते हैं। किस हिसाब से कि हाई स्कूल की गणित का सूत्र है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस का माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, मतलब माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो जब इसका माइनस चिन्ह बाहर निकालोगे, साइन -5 को लिखोगे माइनस साइन 5, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा और साइन 5। तो बच्चों ये हो गया एक ऋजु रेखीय तार के कारण या परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, जहां ए आपकी तार से बिंदु P की लंब दूरी है और φ1 तार के ऊपरी सिरे द्वारा बनाया गया कोण और φ2 तार के निचले सिरे द्वारा बनाया गया कोण है। बच्चों थोड़ा डेरिवेशन टफ है, इसको 1-2 बार आप घर पे करके देखें। जब स्कूल खुलेंगे तो मैं इस डेरिवेशन को आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि इस डेरिवेशन में बायो-सावर्ट का नियम लगने के बाद इसमें समाकलन करने का कार्य बहुत है। पहले आपको चर राशियाँ 3 मिलेंगी, 3 चर राशियों को त्रिकोणमिति लगा करके पहले उसे 2 में कन्वर्ट करना है, और जब वो 2 में कन्वर्ट हो जाती हैं, 2 चर राशियाँ रह जाती हैं, उसके बाद उसमें और त्रिकोणमिति लगाकर एक चर राशि फाई के पदों में मैंने सूत्र लाया और उसके बाद उसका समाकलन करा। और समाकलन में भी इसमें लिमिट वाला समाकलन है, जिसमें ध्यान रखना है अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं। और हल करने का क्या तरीका होता है, चर राशि की जगह पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तब ये सवाल ये हल होगा जाके।